एक पीसीएस अधिकारी जिसको एक नहीं, दो नहीं, पूरी 7 गोलियां मारी गई, और वो भी तब जब वो सुबह सुबह बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहा था। एक गाड़ी आती है, 2 गुंडे उतरते हैं और पिस्टलें निकालकर 7 गोलियां अधिकारी पर दाग देते हैं। अधिकारी बेहोश हो जाता है, और ये सब भी तब होता है जब वहां पर एसडीएम तक मौजूद होता है। कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाता है, सरकारी अधिकारी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता लगता है कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुकी है, जबड़ा टूट गया है और एक आंख से दिखना तक बंद हो गया है। यहाँ तक कि कान में भी सुनने में समस्या आने लगी है। अंत में डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि एक आंख नकली लगाई जाती है, जबड़े में जान की चर्बी लेकर लगाई जाती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी ये अधिकारी जीवन को चुन लेता है। आखिर इस पीसीएस अधिकारी पर हमला क्यों हुआ? ये हमला किसने करवाया? इस पीसीएस अधिकारी पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ये ईमानदार था। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने एक जंग छेड़ दी थी। इसने अपने डिपार्टमेंट में दिए गए सरकार के पैसे को सही जगह लगाने की कोशिश की थी। जब इस मामले की जांच पुलिस ने की तो ये सामने आया कि इस अधिकारी ने भ्रष्टाचार की कुछ फाइलें खुलवा दी थी, जिसकी वजह से इसके साथ के अधिकारी ही इसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने इसके तबादले की भी कोशिश की, मगर जब नाकाम हुए तो एक जानलेवा हमला इस अधिकारी पर करवा डाला। इस मामले में 40 करोड़ तक का गबन सामने आया है। जय हिंद दोस्तों। एक पीसीएस अधिकारी पर एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 गोलियां चलाई जाती हैं। एक गोली मुंह को चीरती हुई चली जाती है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाती है, मुंह का जबड़ा तक टूट जाता है, एक नकली आंख लगती है और जबड़े में जान का मास्क लगाना पड़ता है। इस केस के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले आपसे अपील, आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियो देख तो रहे हैं, मगर उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। एक पीसीएस अधिकारी रोज की तरह सुबह उठा, अपने क्वार्टर से बाहर निकला। रोज की तरह वो बैडमिंटन खेलने जा रहा था। उसके हाथ में रैकेट था। वो बैडमिंटन कोर्ट की ओर बढ़ा। वहां पर उसके मित्र, उसके अन्य अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। खेल दबादब शुरू हो गया। मजा भी आने लगा खेल में। कौन जानता था कब ये खेल खून की होली बन जाएगा। बैडमिंटन का ये खेल चल ही रहा था कि एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। ये कोई आम ही दृश्य था कि वो गाड़ी आई और उसमें से 2 आदमी उतरे। वो आदमी उतरकर वो खेल देखने लगे। काफी आम सी बात थी, मगर कौन जानता था कि उन लोगों के हाथ से 2 बंदूकें चलेंगी। जी हाँ, कुछ ही पलों में पूरा दृश्य ही बदल गया। जिस प्रकार अभिमन्यु को रण क्षेत्र में घेर कर मृत्यु के घाट उतारा जाता है, उसी तरह से रिंकू सिंह राही पर ये आक्रमण हुआ। पर सनसनीखेज बात ये नहीं थी कि उन पर आक्रमण हुआ। रिंकू सिंह राही ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब ये आक्रमण उन पर हुआ तो वहां पर एसडीएम और सर्कल हेड, जो कि डीएसपी रैंक के होते हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने ना ही उन्हें बचाने की कोशिश करी, वो तो बहुत ही दूर की बात थी, मगर उन्होंने एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। कहते हैं कि मुश्किल समय में साया भी आपका साथ छोड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रिंकू सिंह राठी का साथ भगवान ने भी छोड़ दिया है। असल में हुआ क्या था? 2 छटे हुए बदमाश जिन्होंने रिंकू सिंह राही पर 7 गोलियां दाग दी। जी हाँ, रिंकू सिंह राही ना तो सोचने का समय मिल पाया, ना उन्हें संभलने का समय मिल पाया, और ना ही उन्हें भागने का समय मिल पाया। एक गोली तो उनके मुंह को चीर कर चली गई। वो वहीं पर बेहोश हो गए। लोगों को लगा वो मर गए। जहां मौत से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, वहीं लोगों के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुस्कान आ गई हो। पर फिर भी भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, जैसे तैसे वो किसी तरह अस्पताल पहुंचे, जहां पर पता लगा कि उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुकी है। मुंह का जबड़ा भी टूट चुका है और आंखों से दिखना भी कम हो गया है। कानों तक में तकलीफ होने लगी है सुनने के लिए। अपने आत्मबल से रिंकू सिंह राही ने ये लड़ाई जारी रखी और अंत में उनकी एक आंख नकली लगाई गई। उनकी एक जॉ सर्जरी भी हुई, जिसका मांस शरीर के दूसरे अंगों से लेकर लगाया गया। मगर ये सब हैरान कर देने वाली बात नहीं है, जितनी कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि रिंकू सिंह राही ने इन मुश्किलों के बाद भी यूपीएससी का पेपर निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि रिंकू सिंह राही के साथ ऐसा हुआ क्यों? कहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में 2 तरह के लोग होते हैं। जी हाँ, 2 तरह के घूसखोर। एक जो
ऐशो आराम की जिंदगी के लिए अपना जमीर बेचकर घूस लेना शुरू कर देते हैं और दूसरे जो अपने अधिकारियों से डरकर घूस लेना शुरू कर देते हैं। रिंकू सिंह राही ने एक तीसरी श्रेणी चलाई, जी हाँ, ईमानदारी की श्रेणी, जहां पर उन्होंने घूस लेने वालों तक को पकड़ने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया। साल 2004 में रिंकू सिंह राही ने कड़ी मेहनत के बाद यूपी पीसीएस का एग्जाम निकाल लिया। फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ गया। 2008 में मुजफ्फरनगर यूपी के एक जिले में उनको पोस्टिंग दी गई। एक आम सरकारी कर्मचारी की तरह वो रोज दफ्तर जाते थे और शाम को घर आ जाते थे। मगर एक दिन उनके हाथ एक ऐसी फाइल लगी जिनके बाद उनकी जिंदगी की समस्याएं खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही थी। एक आम सरकारी कर्मचारी की तरह वो रोज दफ्तर जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। मगर एक दिन उनके हाथ एक ऐसी फाइल लगी जिसकी वजह से उनके जीवन में समस्याओं की जैसे बाढ़ ही आ गई हो। ये कोई और फाइल नहीं, जन कल्याणकारी योजनाओं की एक फाइल थी। फाइल की तफ्तीश करते हुए रिंकू सिंह राही को ये मालूम हुआ कि उसमें से कुछ पन्ने गायब हैं। जी हाँ, उन्होंने 5 साल की पुरानी फाइलें तक मंगा ली और उन पन्नों को जोड़ने लगे, उन संख्याओं को मिलाने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि कुछ हेरा फेरी जरूर इन कागजों में हुई है। सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपया इस डिपार्टमेंट को दिया था। जब कागजों को मिलाया तो रिंकू सिंह राही ने पाया कि जो पैसा कागजों में शो हो रहा था वो पैसा असल में सरकार द्वारा दिया तो गया था, पर उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं था जिन लोगों के लिए सरकार ने ये पैसा भेजा था। रिंकू सिंह राही की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने कुछ और फाइलों की तफ्तीश की। जी हाँ, इस तफ्तीश में उन्होंने पाया कि 16.5 करोड़ रुपए तक के तो कागज ही नहीं मौजूद थे। ये देखकर वो हैरान हो गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फटाफट अपने डीएम को बताया। डीएम जो कि एक ईमानदार अधिकारी थे, उन्होंने रिंकू सिंह राही को पूरा सपोर्ट किया और कहा कि तुम इस मामले की तह तक पहुंचो कि यह सब क्यों हुआ है। रिंकू सिंह राही अपनी ईमानदारी के चलते उन्होंने इस मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया और एक आरटीआई डाल दी। इस आरटीआई में उन्होंने 5 सवाल पूछे। आरटीआई उन्होंने 28 नवंबर 2007 को डाली। आरटीआई को डाले 10 दिन बीते, कोई जवाब नहीं आया। 20 दिन बीते, कोई जवाब नहीं। रिंकू सिंह राही बेचैन होते जा रहे थे, मगर वो हैरान हो गए जब आरटीआई का जवाब 30 दिन बाद भी नहीं आया। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। जब रिंकू सिंह राही को आरटीआई के तहत कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में दोबारा से चिट्ठी डाली और सेक्शन 18 के तहत उन्हें 2 सवालों के जवाब मिले। जी हाँ, जवाब सुनकर वो संतुष्ट नहीं हुए और वो जान गए कि उनका शक अब यकीन में बदल चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आरटीआई का ये जवाब लेकर रिंकू सिंह राही डीएम के पास पहुंचे। उन्होंने डीएम को बताया कि अब वो ये सारा सच दुनिया के सामने ले आएंगे और इतना ही नहीं, इस सब को कंप्यूटराइज कर रखेंगे ताकि आगे आने वाले अधिकारी को कोई मुश्किल ना आए। मगर ये बात उन कानों तक पहुंच गई जिन कानों तक ये नहीं पहुंचनी चाहिए थी। 26 मार्च 2009 रिंकू सिंह राही जैसे ही बैडमिंटन कोर्ट में खेलने गए, उसी वक्त 2 छटे हुए बदमाशों ने उन पर 7 गोलियां दाग दी और उन्हें बेहोश कर दिया। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, ना ही वहां मौजूद एसडीएम ने और ना ही सर्कल ऑफिसर ने। पुलिस की तफ्तीश में 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई, जिसमें से अशोक कश्यप जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट थे और उस दिन बैडमिंटन कोर्ट के हादसे में भी मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी खुलकर सामने आया कि सभी अधिकारियों ने मिलकर रिंकू सिंह राही की ट्रांसफर कराने की भी कोशिश की, मगर इलेक्शन के चलते वो ये नहीं कर पाए क्योंकि चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ही ट्रांसफर कर सकता था, ना कि डिपार्टमेंट के लोग। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि उन पर जानलेवा हमला करवाया जाए। थोड़ी और तफ्तीश के बाद ये सामने आया कि 10 करोड़ तक का गबन इस पूरे मामले में हुआ था। रिंकू सिंह राही यूपीएससी का पेपर तो उन्होंने क्रैक कर लिया,
मगर वो किसी बड़े परिवार से नहीं थे। रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई 1982 में यूपी के अलीगढ़ जिले में हुआ। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। पूरा परिवार उन पर निर्भर था, मगर अपनी सकारात्मक सोच के रहते उन्होंने अपनी समस्या को ही समाधान बनाने का फैसला कर लिया था। इसलिए छोटे होते से ही वो पढ़ाई मन लगाकर करते थे। उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन अलीगढ़ यूपी से की। 2002 में एमटेक मेटलर्जी NIT जमशेदपुर से की और गेट में काफी अच्छा रैंक आने के बावजूद भी उन्होंने सिविल सर्विसेज का पेपर देने का फैसला किया। कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। ये कहावत रिंकू सिंह राही पर बिल्कुल ही लागू होती है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने समाज सेवा के लिए अलीगढ़ में एक लाइब्रेरी बनाई, एक एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाया ताकि गरीबों के बच्चे भी वहां आकर पढ़ सके। रिंकू सिंह राही की इस केस स्टडी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, अगर हमारा इरादा पक्का हो तो हम इन चुनौतियों से आगे विजय की ओर बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने गोलियां सहते हुए भी UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसी प्रकार अगर हम भी दृढ़ निश्चय मन में कर ले तो जीवन में कोई भी लक्ष्य भेदना कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। जय हिंद।